सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे और अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम अपनी क्षितिज पुस्तक का दूसरा पाठ ल्हासा की ओर आरंभ कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक हैं। इनका जन्म 1893 में जिला आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे है। इन्होंने काशी, आगरा, लाहौर से शिक्षा प्राप्त की। राहुल सांकृत्यायन ने अनेक कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना आदि विविध विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं: मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 150 के लगभग है। राहुल सांकृत्यायन के इतिहास के साहित्य में जिंदादिली और साहस के दर्शन होते हैं। उनका घुमक्कड़ शास्त्र यायावरों का प्रेरणा ग्रंथ है। इन्होंने केवल स्वयं जीवन भर देश विदेश की यात्राएं की, अपितु अपने साहित्य में भी उन यात्राओं का सजीव चित्रण किया है। ल्हासा की ओर नामक यात्रा वृत्त को पढ़कर हम उनकी साधना के दर्शन कर सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी की भाषा पर घुमक्कड़ी का पूरा प्रभाव देखा जा सकता है। वे जहाँ भी जाते थे, वहाँ की स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग अपने साहित्य में करते थे। सामान्य रूप से वे यात्रा वृत्तांतों में सहज स्वाभाविक भाषा का व्यवहार करते थे, यानी जो आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, तो उसी भाषा का वो प्रयोग किया करते थे। ल्हासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें राहुल सांकृत्यायन जी ने 1929 से 2930 में नेपाल से तिब्बत के दुर्गम स्थानों का रोमांचक वर्णन किया है। उन दिनों वो वहाँ पर घूमने गए थे और घूमने के साथ साथ उन्होंने जो वहाँ पर जो देखा, जैसा वहाँ पर अनुभव उनको हुआ था, उस सभी का वर्णन उसने अपने इस लेख ल्हासा की ओर में किया है। बच्चों, जो हमारा यात्रा वृत्तांत होते हैं, यात्रा वृत्तांत का अर्थ ही यही होता है कि हम जहाँ पर गए हैं, हमने जो यात्रा की है और हमने जो वहाँ पर अनुभव किए हैं, हम किसी से मिले हैं, किससे मिले हैं और कितने समय उसके साथ रहे, हमने वहाँ पर क्या क्या देखा और कैसा उस स्थान को अनुभव किया है, उस सब का वर्णन इस लेख में हमें मिलता है। अब यहाँ पर जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, नेपाल के रास्ते से तिब्बत जा रहे हैं। तिब्बत के जाते समय उन्हें शेखर विहार में पहुंचना है और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत सारे रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ा और बहुत सारी चीज़ें उन्हें देखने को मिली। उन सब का वर्णन इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने नेपाल और तिब्बत के मार्ग बताया कि वो कैसा था। नेपाल और तिब्बत से जाने वाला जो मुख्य मार्ग था, वहाँ पर क्या था कि जो व्यापार था, भारत का व्यापार था, वो इसी मार्ग से हुआ करता था। यह एक सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियाँ और किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती है और कभी यहाँ पर कई फौजी मकान जो हैं यहाँ पर आज जो है वो कई गिर चुके हैं और कुछ में यहाँ पर किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर तिब्बत के समाज का वर्णन करते हैं। फिर दूसरे प्रसंग में वो बताते हैं कि यहाँ तिब्बत का समाज कैसा था। तिब्बत के जीवन में अनेक आराम और कठिनाइयाँ थी। यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं थे। यहाँ औरतें पर्दा भी नहीं किया करती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर
अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर तक जा सकता था और उसके कहने पर घर की सास और बहू उसके लिए चाय भी बना देती थी। यहाँ पर चाय और मक्खन जो है वहाँ पर जो तिब्बत में चाय और मक्खन सोडा और नमक मिलाकर चोटी में कूट कर टोंटीदार बर्तन में परोसी जाती थी। यानी एक टोंटीदार बर्तन होता है और उसमें डालकर वो पिलाई जाती थी चाय। और यहाँ पर तिब्बत का समाज के बारे में बताया कि वहाँ पर बहुत सरल सा समाज था। वहाँ पर जो अपरिचित व्यक्ति थे जिन्हें वो लोग जानते भी नहीं थे, वो भी घर के अंदर आराम से जा सकते थे और उनकी भी पूरी सेवा पानी की जाती थी। उन्हें चाय भी ऑफ़र की जाती, चाय दी जाती थी उनको, और चाय के साथ साथ कुछ खाने को भी दिया जाता था। यानी अतिथि देवो भव यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। अब वो जा रहे हैं, रास्ते में लेखक जब जाते हैं तो उन्हें एक सुमति नाम का एक आदमी मिलता है, एक साथी मिलता है और वही उनको पूरे रास्ते में घुमाता है और वो उसको नेपाल से शेखर विहार तक ले जाने का पूरा मार्ग में उसके साथ ही रहता है, उसके साथ ही चलता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो जब लेखक वहाँ से चीनी किले से चला तो वहाँ पर एक आदमी था राहदारी मांगने आया, यानी उस रास्ते से गुजरने का किराया मांगने आया। लेखक ने अपने साथी सुमति की चीटें उसे दिखा दी कि सुमति जो वहाँ का लोकल इंसान था, जो लोकल व्यक्ति था, जो वहाँ पर ही रहता था, तो उसने बताया कि मैं सुमति के साथ हूँ। तो उसको वहाँ से आराम से जाने दिया गया। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोंगला के आखिरी गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। और पिछली बार जब वो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर आए थे और वहाँ उन्हें एक गरीब झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। और इस बार उन्हें वहाँ पर ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। वे इस बार बहुत ही अच्छी जगह पर ठहरे सुमति। और जो अब यहाँ पर तीसरी जो वो बताते हैं कि हम जब डांडा से थोंगला का जंगल जो वहाँ पर है वो कैसा था कि डांडे तिब्बत के खतरनाक स्थल हैं। वे 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव नहीं हैं। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी भी दिखाई नहीं देते, यानी इतना दुर्गम स्थान है, वहाँ पर लोग नहीं रह सकते। डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थल है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्च नहीं करती क्योंकि बहुत ही पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं और वहाँ पर जो पुलिस है वो भी आती जाती नहीं है। कोई मकान नहीं है, लोगों के रहने का कोई स्थान नहीं है। तो ये दुर्गम स्थान है जो वहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पर लेखक। बोलते हैं कि वहाँ पर जो है पुलिस भी ज़्यादा खर्चा नहीं करती। यहाँ पर डाकू जो हैं पहले आदमी को मारते हैं, फिर उसे लूट लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पुलिस ने कोई कानून नहीं बनाए हुए हैं तो यहाँ पर जो लोग हैं पिस्तौल और बंदूक लेकर खुलेआम घूमते हैं। तो यहाँ पर लेखक सुमति और भिखमंगों के वेश में यात्रा करते हैं दोनों जने। तो लेखक के साथ जो सुमति है वो उसे बताता है कि अगर हमें इस रास्ते से जाना है तो हमें भिखमंगों की तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे। और लेखक भी भिखमंगों की तरह कपड़े पहनकर वहाँ से जाते हैं ताकि जो डाकू अगर उनको मिल जाती हैं तो वो टोपी उतार कर भीख मांगना शुरू कर देते हैं कि हम तो भिखारी हैं, हमारे पास कुछ इतना ज़्यादा पैसे नहीं हैं। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि जो आगे हमें चढ़ना था, तो हमारी जो चढ़ाई थी डांडे की और हमें जब पहुंचना था तो वहाँ पर 16-17 मील की चढ़ाई चढ़कर लंगकोर पहुंचना था हमें। तो बताते हैं कि जिस तरह से हम लंगकोर पहुंचते हैं, लंगकोर के लिए पैदल पहुंचना तो आसान नहीं था। तो वहाँ पर उन्होंने घोड़े किराए पर ले लिए। घोड़े जब 17-18 हज़ार फुट की ऊंचाई पर जब चढ़ना शुरू करते हैं तो मुश्किल क्या थी कि एक तरफ जो हिमालय है उसकी बर्फीली चोटियाँ थी और दूसरी तरफ बिल्कुल ही सूखे पहाड़ उनको नज़र आ रहे थे, यानी उन पर ना तो बर्फ़ थी और ना ही
हरियाली थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, यानी जो सबसे ऊंचा स्थान था वहाँ पर डांडे का जो देवता है, डांडा स्थान है वहाँ पर एक, और उसके देवता का स्थान बना हुआ था, वहाँ पर मंदिर बना हुआ था जिसे पत्थरों, सींगों, रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। उसके बाद यहाँ पर लेखक जो है वो फिर बताता है कि जब हम वहाँ से नीचे उतर रहे थे तो वहाँ पर जो लेखक का घोड़ा था वो बहुत धीमे धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो लेकिन वो पीछे जाता जाता था। आगे दो रास्ते निकल रहे थे जिसके कारण जो लेखक है वो बाएं रास्ते पर चला गया। 1.5 मील चलने के बाद उसे पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। वह फिर से वापस आया और वहाँ पर शाम के 4-5 बज गए थे। सुमति उसका इंतज़ार करता रहा। वह गुस्से में था और वह मंगोल तो था ही। गुस्से से लाल मुंह करके बोला कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 चाय को गर्म किया, 3-4 बार चाय को गर्म कर लिया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह शांत हो गया। लेखक की मजबूरी क्या थी कि उसका जो घोड़ा है वो धीमे चल रहा था और वो जो रास्ता इसलिए भटक गया क्योंकि वहाँ से 2 रास्ते भटक गए थे और सुमिति आगे निकल गया था, इसलिए उसने अपनी मजबूरी बताई कि मैं मजबूरी के कारण पीछे रह गया था। तो ठीक है, इसके बाद तो फिर वो तिंगरी नामक एक विशाल मैदान में गए और वहाँ पर उन्होंने चारों तरफ पहाड़ियाँ देखी। विशाल मैदान के भीतर एक पहाड़ी था जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। उसके आसपास अनेक गांव थे। इसमें सुमति के यजमान रहते थे। सुमति यजमान क्या होता है? सुमति एक मतलब पंडित था और यजमान जिनके के वो पूजा पाठ किया करता था। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें वो गंडे पहुंचा सके। गंडे क्या होते हैं? जो गले में डाले जाते हैं, ताबीज वगैरह जो जिसके साथ बांध कर डाला जाता है, तो धागा होता है एक, उसे गंडे बोला जाता था। ठीक है, गंडे और ताबीज जो है वो लोग अपने यजमानों को दे सके, लेकिन गंडे पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते थे और गंडे ख़त्म हो जाने के कारण वे और कपड़े से नए गंडे बना लेते थे। तो सुमति का काम क्या था कि वो यजमान जो होते थे उनको गंडे और ताबीज बना कर दिया करता था। तो लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांव में जाने के लिए राजी कर लिया। अब वो दूर दूर के गांव में जाने के लिए उन्होंने सुमति को राजी कर लिया था। तो दुर्गम स्थान थे, वहाँ पर पहुँचना बड़ा उनको बहुत ही मुश्किल लग रहा था। अगले दिन जब लेखक जो है सुमति से सुबह 10-11 बजे वहाँ से सुमति और वो दोनों चले तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था और पीछे से कंधा बर्फ़ के कारण ठंडा हुआ जा रहा था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा सा कपड़ा उनको पहनना पड़ा था। तो उसके बाद वो शेखर विहार पहुँचते हैं। शेखर विहार में क्या होता है कि तिब्बत की ज़मीन है जो छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है और जागीरों का काफ़ी हिस्सा मठों के हाथ में है। यह जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती कराते हैं और खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भी भिक्षु आता है तो जिसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमति शेखर विहार पहुँचे और उसका मुखिया जो है मुखिया उनसे बहुत ही प्यार से और भद्रता से उनका स्वागत करता है। उन्हें प्यार से उनका स्वागत करता है। यद्यपि लेखक जो है लेखक का वेश का था भिखमंगा सा था और फिर भी उन्हें बड़े प्रेम से वो मिला। वो एक क्या था, वहाँ पर एक बौद्ध मंदिर था जिसे कंजकूर की 130 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। अब फिर सुमति बोलता है कि मैं अभी आज जो आसपास के जो गांव हैं उसमें गंडे और ताबीज जो है अभी दे कर आता हूँ। तो अब इस बार क्या होता है, लेखक उसे भेज देता है क्योंकि उसको टाइम पास करने के लिए वहाँ पर बहुत सारी हस्तलिखित पोथियाँ जो हैं रखी हुई थी और उन जिनको पढ़कर वो अपना टाइम पास कर सकता था। और अब जो वहीं लेखक ने अपना आसन जमा लिया और पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखी थी। एक एक पोथी में 15-15 शेर का वजन था।
लेखक इन पुस्तकों में रम गया था, यानी पढ़ने लग गया उनको। और सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने उसे अनुमति दे दी और अगले दिन भिक्षु नम से वहाँ से विदाई लेकर वो चले गए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का जो वर्णन किया है कि वो कैसे गए, कहाँ गए, किसके साथ गए। इस पाठ को आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।